नमस्ते, मैं हूं रंजीत झा और आप देख रहे हैं ट्रस्ट न्यूज़। हमारे साथ हैं ट्रस्ट न्यूज़ के संपादक हेमंत कुमार। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। चर्चा बिहार विधान परिषद के होने वाले चुनाव को लेकर 7 सीटों पर चुनाव होना है। इसके लिए राष्ट्रीय जनता दल ने अपने कदम तेज़ी से आगे बढ़ाए हैं। आज उनके उम्मीदवारों का नॉमिनेशन भी हो गया है। अब मामला कहां फंसा है? एनडीए में। और नॉमिनेशन के साथ ही जो कुछ सस्पेंस था वो भी अब खत्म हो रखा है। महागठबंधन की बात कर रहे थे, लेकिन एनडीए में अभी भी सस्पेंस बरकरार है। क्या समीकरण होंगे, सीटों का बंटवारा के कैसे होगा, क्या क्या स्थितियां हैं और जो उन लोगों के पास गणित है वो कैसे बैठ रहा है, इन तमाम चीज़ों पर चर्चा करेंगे। सबसे पहले सर, महागठबंधन की बात, वहाँ पर जो शंका आशंका चल रही थी वो खत्म हो गई। बिल्कुल, ये महागठबंधन में जो शंका थी कि ये कांग्रेस की ओर से लगातार ये प्रचार किया जा रहा था कि हम लेफ्ट के साथ मिलकर के चौथा उम्मीदवार खड़ा करेंगे, तो वो बात निराधार साबित हुई। और आज जो नॉमिनेशन हुआ उसमें लेफ्ट के सभी लोग थे वहाँ पर। तो कांग्रेस अब बिल्कुल अलग थलग पड़ गई है इसमें। अब उसके पास जो 19 वोट हैं उसका क्या होगा वो तो भविष्य बताएगा। तो वहाँ जो महागठबंधन में जो चीज़ें थी वो साफ़ हो गई है। लेफ्ट की जो नाराज़गी थी वो भी उनको समझा दिया गया है कि 24 के चुनाव में आपको जो सीट खाली होगी वो आप ही के लिए रहेगी। तो इस तरह से वो लेफ्ट के लोग मान गए हैं। अब रही बात की जो बिहार विधान परिषद का चुनाव है, तो उसमें 7 सीटें हैं जिस पर चुनाव होना है। और उन 7 सीटों में सबसे बड़ा लूजर, जो हम लोग पहले भी चर्चा कर चुके हैं कि सबसे बड़ा लूजर उसमें जेडीयू ही है, क्योंकि इसकी ही 5 सीटें थी जो खाली हुई। अब लेकिन उसको अब मिलने की जो गुंजाइश है वह अगर बीजेपी का समर्थन उसी तरह रहेगा, इनका जीतन राम मांझी कोई नखरा नहीं करेंगे, कोई अरंगा नहीं लगाएंगे, तो इनकी सीट निकल जा सकती है। अन्यथा उस पर पेच फंसने की गुंजाइश है। हालांकि अभी तक उस तरह का कोई बयान नहीं आया है, लेकिन अब तक 9 तारीख को लास्ट डेट है नॉमिनेशन का। तो अब तक उम्मीदवारी घोषित न होने की वजह से ये लग रहा है कि अंदर खाने कुछ न कुछ चल रहा है। जैसा कि राज्यसभा के उम्मीदवार तय करने में भी हुआ, राज्यसभा का उम्मीदवार भी लोगों को अंतिम में तय करना पड़ा। उसका नतीजा ये हुआ कि बीजेपी के जो 2 उम्मीदवार थे उनको नॉमिनेशन करने के दिन जब गए तो वो बैरंग वापस लौटना पड़ा, उनका पेपर तैयार नहीं था। तो ये कहीं ना कहीं से, तो अगर बहुत कंफर्टेबल पोजीशन रहता तो नॉमिनेशन उम्मीदवार घोषित हो जाते, जैसे राजद की तरह इनके भी उम्मीदवार घोषित हो जाते और इनका भी नॉमिनेशन शुरू हो जाता, नॉमिनेशन इनके उम्मीदवार कर देते। लेकिन अगर नहीं हो रहा है तो इससे जाहिर है कि अंदर खाने कहीं ना कहीं कोई पेच फंसा हुआ है। अब बीजेपी ज़्यादा चाह रही है या नीतीश कुमार ज़्यादा चाह रहे हैं, ये देखने वाली बात है। अब सवाल यह है कि 31 वोट के, क्योंकि विधानसभा कोटे से ये चुनाव है, 31 वोट का फॉर्मूला तय है कि अगर जिसके पास इतना रहेगा वो उतने उम्मीदवार खड़े कर सकता है। जिताने के लिए 31 चाहिए। तो उस हिसाब से देखा जाए तो नॉर्मली अगर आसानी से देखा जाए तो 3 तो चलिए राजद के पास चला गया, जो यहाँ पर 4 बचता है वह एनडीए का है। उसमें 2-2 का फॉर्मूला आपको दिख रहा है या 3-1 का फॉर्मूला दिख रहा है? मुझे लग रहा है कि इसमें बीजेपी शायद 1 सीट ज़्यादा मांग रही है, लेकिन नीतीश कुमार इसके लिए तैयार नहीं है। वो बराबर मांग रहे हैं और बराबर सीट जीतने के लिए, यानी कि चौथा उम्मीदवार जिताने के लिए, क्योंकि बीजेपी के पास 77 विधायक हैं, 77 विधायक हैं तो 31 62 होता है, तो उनके विधायक बच जाते हैं 15, यानी कि 15 सरप्लस वोट उनके पास में है। अब जेडीयू के पास 45 विधायक हैं, इनके पास 14 सरप्लस बच जाता है, तो 14 और 15 मिलाकर के 29 होता है, 2 वोट कमता है। तो 4 विधायक जीतन राम मांझी की पार्टी के पास में है, तो 29 से 4 32, 29 और 4 33 हो जाता है। तो जब 33 हो जाता है तो 3 सरप्लस हो गया। तो ऐसा यह जो गणित है, इस हिसाब से अगर हो तो तब तो कंफर्टेबली 2-2 जीत जाएंगे, चारों उम्मीदवार जीत जाएंगे। लेकिन ये अभी तक अनाउंस नहीं हो रहा है। मांझी कई बार कह चुके हैं कि हम भी परिषद में अपना उम्मीदवार ले जाना चाहते हैं, हमको भी एक टिकट मिलना चाहिए। तो अगर अभी तक नहीं हुआ है तो कहीं ना कहीं पेच फंसा हुआ है। अगर पेच नहीं फंसा हुआ रहता तो गणित तो ठीक ठाक है, सरप्लस वोट है इनके पास,
जीत जाने के लिए। तो क्या भाजपा जो बड़े भाई की भूमिका की जिद में अभी आगे खड़ी होती दिखाई पड़ती है, तो क्या नीतीश कुमार को फिर से एक संदेश देना चाहते हैं कि अरे आपके पास तो 45 ही है, हम तो इतने वाले हो गए, तो हमारी संख्या के हिसाब से हमें भी दीजिए, आगे बढ़ाइए। विधान परिषद में बीजेपी चाहती है अपना संख्या बढ़ाना, और इसी बात को लेकर के पेच फंसा हुआ है, और नहीं तो अभी तक ये अनाउंस हो जाता जी। अब संभावित उम्मीदवारों की बात कर लेते हैं, चूँकि राजद में तो कोई 2-5 तो है ही नहीं। अब यहाँ पर जदयू में अगर उम्मीदवारी तय होगी तो किन की हो सकती है? देखिए, जदयू में जो चर्चा है कि जिनके बारे में राज्यसभा को लेकर के भी चर्चा थी, एक प्रिंसिपल हैं, उनका नाम डॉक्टर जनार्दन प्रसाद सिंह है, नीतीश कुमार के काफ़ी करीबी माने जाते हैं, और जो जितने चुनाव नीतीश कुमार ने अब तक लड़ा है उन तमाम चुनावों में वो प्रमुख भूमिका में रहते रहे हैं। तो इस लिहाज से एक उनका नाम है, एक रविंदर कुमार सिंह का नाम है जो पार्टी के महासचिव हैं। तो ये दो नाम जेडीयू की ओर से चर्चा में है। कुछ और लोग भी हैं जिनके बारे में कहा जा सकता है कि इनके ऊपर भी विचार हो रहा है, जिसको हम लोगों ने देखा था कि राज्यसभा के चुनाव में ये जो धानुक फैक्टर था उसको लेकर के था कि हो सकता है कि ये अपने में धानुक को उम्मीदवार बनाए, लेकिन यह काम राज्यसभा में बीजेपी ने कर दिया। उसने ये जो पटेल को टिकट दिया वो धानुक बिरादरी से आते हैं, तो हो सकता है कि कंपनसेट करने के लिए इस बार ये जदयू ऐसा। लालू प्रसाद यादव की तरह क्या नीतीश कुमार भी आश्चर्यचकित कर सकते हैं क्या? लालू प्रसाद यादव की तरह नीतीश कुमार आश्चर्यचकित कर सकते हैं। उन्होंने तो राज्यसभा में किया है कि वहाँ से उनको जेडीयू के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं झारखंड में खीरू महतो, उनको ला करके यहाँ से उम्मीदवार बना दिया। तो रिप्लेसमेंट तो बिल्कुल उस तरह का नहीं था जैसा जिसकी वजह से खाली हुआ था। अब जब राज्यसभा से में ये आरसीपी थे, तो आरसीपी के कद काठी के तो खीरू महतो नहीं है, वो बहुत कोई स्पीकर भी नहीं है, पार्टी के नेता हैं, वहाँ पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष हैं झारखंड में, कोई अच्छे स्पीकर नहीं है वो, और कोई बहुत राजनीतिक पहचान भी उनकी नहीं है। तो इस लिहाज से कहिएगा तो वो एक सामान्य कार्यकर्ता को ला करके उन्होंने नीतीश कुमार ने बना दिया। दूसरा ये भी था कि बिहार में कोई ज़्यादा इस पर सवाल नहीं खड़ा हो। बिहार के भीतर जो बहुत सारे जो लोग दावेदारी कर रहे थे तो उनको बोलने का मौका ना मिले, इसलिए झारखंड से ला करके उनको खड़ा कर दिया गया। तो दूसरी तरफ जो लालू यादव का जो निर्णय है उस निर्णय की बहुत आलोचना हो रही है। ये माना जा रहा है कि भाई आप जो कर रहे हैं वह इस ज़माने के अनुरूप नहीं है। आप जिन लोगों को ला करके सामने कर, उसमें से कोई शख्स ऐसा नहीं है जो कि कहीं मोर्चे पर लड़ भिड़ सके। यानी कि लड़ने भिड़ने की राजनीति में मतलब होता है कि आपके लिए राजनीतिक तौर पर, वैचारिक तौर पर कहीं लड़ने वाला दिख रहा हो उसमें से, चाहे वह मुन्नी देवी हो। मुन्नी देवी एक दलित महिला हैं। अब उनकी वो बिल्कुल माने उनको मान लिया जाए कि वो जैसे कि दयनीय स्थिति में आप किसी का जो चुनाव करते हैं तो वो एक दयनीय चेहरा के रूप में है कि आपकी कृपा से उनको भेजा जा रहा है। तो वही गुण गाते रहेंगे। हाँ, गुण गाते। हाँ, तो उसका कोई राजनीतिक पहचान नहीं है। वो आरजेडी का कोई प्रतिनिधि चेहरा नहीं है जिसको कहा जाए कि हाँ आपका ये फैसला बहुत बढ़िया है। उसी तरह मान लीजिए कि अशोक कुमार पांडे को आपने टिकट दिया है। अशोक कुमार पांडे की कोई राजनीतिक पहचान नहीं है। उनके पिताजी के बारे में कहा था कि वो लालू यादव के दरबारी हैं, इसलिए लंबे समय से दरबार करते रहे, इसलिए उनको उसका ये रिवार्ड मिला है। उनके इस फैसले से माना जा रहा है कि इस फैसले पर लालू यादव कहीं ज़्यादा असर था, इसलिए उनके घर में भी, चाहे उनके बेटे भी नहीं चाहते थे कि ये इस तरह का हो, कुछ नया चाहते थे वो। और ये कहा तो ये भी जा रहा है कि मिसा को भी नहीं चाहते थे कि राज्यसभा भेजा जाए किसी दूसरे व्यक्ति को, क्योंकि मिसा को किसी ने राज्यसभा में आज तक बोलते हुए नहीं सुना है। तो इस तरह के मूक बधिर लोगों को भेज करके क्या होगा? जी बिल्कुल, ये सवाल है। तो उसी तरह नीतीश कुमार वाले मामले में भी है कि नीतीश कुमार अब किसको भेजना चाहते हैं, ये देखने वाली बात होगी। और मुझे नहीं लगता है कि नीतीश कुमार कोई मूक बधिर को भेजना चाहेंगे, कुछ बोलने वाले आदमी को ही चुनेंगे। और आखिरी बात भाजपा की होगी, क्योंकि मैं अभी आज देख रहा था तो यह स्पष्ट किया गया है कि जिम्मेदारी प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल को, उप मुख्यमंत्री तारकिशोर प्रसाद को, संगठन के जो मंत्री हैं नागेंद्र नाथ और एक दलसानिया जी जो महामंत्री हैं, तो इन लोगों को जिम्मेदारी दी गई है कि आप लोग तय कीजिए कि एमएलसी का उम्मीदवार किससे बनाया जाए। तो क्या कुछ संभावित नाम आपके पास सूचना आई है कुछ? देखिए, एक चीज़ ये है कि नाम तो उस तरह का अभी
नहीं है, लेकिन एक जानकारी ये है कि बीजेपी चाहती है कि जिस तरह वहाँ राज्यसभा में अगरा पिछड़ा का कॉम्बिनेशन बनाया गया था, उसी तरह का कॉम्बिनेशन विधान परिषद में भी रखा जाए। और उसमें क्योंकि जो लोग बीजेपी कोटे से जो रिटायर हुए हैं, एक तो उसमें सहनी है, एक दूसरे सहनी, दो सहनी उसमें हैं। एक अर्जुन सहनी है जो बीजेपी के एमएलसी रहे हैं, और एक मुकेश सहनी जो बीजेपी के कोटे से एमएलसी थे। तो अब तो वो मंत्री भी नहीं है, अब उनका कार्यकाल भी खत्म हो रहा है और उनकी एनडीए से उनकी विदाई भी हो चुकी है। तो दो सहनी का रिप्लेसमेंट चाहिए उनको। और दूसरी बात यह है कि वो आगरा और पिछड़ा का भी कॉम्बिनेशन बनाना चाहते हैं। तो आगरों की दावेदारी ज़्यादा है, इस वजह से ये अभी तक पत्ता नहीं खुल पा रहा है। तो मुझे लग रहा है कि शायद हो सकता है कल ये हो। उम्मीदवार के नाम को लेकर के अभी तक कोई अस्पष्टता नहीं है। ये है कि आगरों की दावेदारी को लेकर के ज़्यादा जिच बना हुआ है, इसी वजह से ये पेच फंसा हुआ है। तो कुल मिलाकर अभी आप समझ रहे थे कि भाजपा ने सस्पेंस बरकरार रखा है और हो सकता है कि कल तक में नामों की घोषणा भी हो जाए। समय बहुत नज़दीक है। जदयू के कुछ संभावित नामों की चर्चा हुई है। अब देखना यह होगा कि नीतीश कुमार के मन में क्या चलता है, क्योंकि जदयू में पावर सेंटर नीतीश कुमार के पास ही है। वही तय करते हैं कि आखिर होना क्या है। क्या खीरू महतो की तरह ही कोई उम्मीदवार अचानक से प्रकट होगा, या फिर कोई ऐसा नाम होगा जिसे हम या आप लोग जानते रहे होंगे। फिलहाल इस चर्चा में इतना ही। आप सभी काम से जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।